नमस्कार। आज हमारे बीच प्रसिद्ध एडवोकेट, समाजसेवी, सहकार भारती के महानगर जिला अध्यक्ष, बौद्धिक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री दीपेन सिंह सेंगर जी उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं दीपेन सिंह जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिकता में समाज को लेकर के इनकी क्या धारणा है और इतने बड़े बड़े कार्य ये कैसे कर लेते हैं। स्वागत है दीपेन जी का। सर, आपका बहुत बहुत पारदर्शी विकास समाचार पत्र में स्वागत है। आज लोगों को आपके विषय में जानकारी देनी है कि किस प्रकार से आप जैसे सहकारिता का क्षेत्र में आपने महानगर अध्यक्ष हैं और वकालत के पेशे में भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख भी हैं। इतने सारे कार्यों को समाज के हित में करते हुए आप किस प्रकार से कैसे करते हैं और प्रमुख रूप से कि आपने ये प्रोफेशन जो आपने वकालत का प्रोफेशन चुना था, ये आपने कैसे, इसका क्या उद्देश्य था, कैसे अपनी लाइफ में आपने इसको शुरुआत की? देखिए, जीवन में हर इंसान की कुछ ना कुछ सोच होती है जी। और वो अपने आसपास के परिवेश को देखता है जी। और उससे एक उत्सुकता भी पैदा होती है जी। और उसको कुछ करने का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त होता है। जी। जब तक वो अपने समाज में के आसपास देखेगा नहीं, महसूस नहीं करेगा, तब तक उसको उद्देश्य नहीं मिलेगा। बचपन से ही एक चाह थी, देखता था, सुनता था सब। ये लगता था कि जो है मैं भी कुछ करूं। मेरे पिताजी हिंदू महासभा के सदस्य रहे जी। जीवन भर, जो है हिंदूवादी विचारधाराओं से जुड़े रहे, समाज के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम करा जी। और वही उनकी प्रेरणा और समाज की प्रेरणा, और मैं जिस माहौल में रहा, मैं तो वहां पर जो है संघ की विचारधाराओं का जो है पूर्णतया समावेश था जी। और संघ के विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त हुई। ये सब मन में चलता रहा और लगता रहा कि जो है समाज में कुछ करना है। चूंकि घर में माता पिता थे और परिवार में सबसे छोटा था, सब बहनें थी हमारी, उनका विवाह वगैरह हो गया, घर अकेला हो गया, माता पिताजी बुजुर्ग थे। कई बार नौकरी का प्रयास किया जाने का और माता पिताजी बोले, कहने लगे बेटा बुढ़ापे में छोड़ करके जाओगे तो मुझको कौन देखेगा, ना तुम चैन से रह पाओगे ना मैं चैन से रह पाऊंगी, और अच्छा ये है कि नमक रोटी खाओ और यही रहेंगे प्रेम से, जो मिलेगा। उनकी बात मन में अच्छी लगी। ऐसा लगा कि जो है ईश्वर ने बात कही है, क्योंकि माता पिता तो ईश्वर का रूप होते हैं। बिल्कुल 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 जी। मैंने उनके उन बातों को अपना आदर्श बनाया जी। और उस आदर्श के साथ एक लगन मन में उत्पन्न हुई और लगन के साथ फिर हमने अनेक कार्य करे उस दौरान। जी। पर अंत में लगा कि यार संतुष्टि नहीं हो रही है। जी। फिर समाज के लोग भी मिलते थे, बहुत से लोग मिलते थे, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा ऐसी थी, तो कोई अपनी बात बताता, कोई अपनी बात बताता, तो कुछ मालूम नहीं था। तो हमने कहा ये सब चीजें जानी कैसे जाए, इसका जानने का रास्ता क्या है, इसमें पहुंचने का रास्ता क्या है। लोगों से चर्चा करते थे, मित्र यार थे, वो सब ऐसे चर्चा होते होते कई लोग मित्र लॉ कर रहे थे। हमने कहा मैं भी लॉ करूंगा जी। मैंने भी। अच्छा, अचानक ये जो आप जैसे संघ की विचारधारा से अचानक फिर आपको लॉ की तरफ प्रेरित कैसे हुए आप? नहीं, संघ की विचारधारा से तो हम कभी दूर हुए ही नहीं। अच्छा, तो इसी को संघ की धारा, प्रश्न तो यही है कि संघ की धारा में रह के आपने वकालत जैसे पेशे को, तो दोनों अलग है, डिफर है? नहीं जी। क्योंकि देखिए संघ का कार्य है जी। समाज के हर वर्ग के साथ मिलके काम करना, जी। किसी में भेदभाव नहीं करना जी। और समरसता का भाव रखना सबके प्रति। जी। उस समरसता के भावों में
हम जाते थे, तमाम प्रकार के लोग हम लोगों को मिलते थे, जी जिनकी कहीं किसी भी प्रकार से कहीं पर मदद नहीं हो पाती थी, जी कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। जी संघ से मिलता संघ किसी को देता कुछ नहीं, संघ के लिए देना पड़ता देना पड़ता है। देना का मतलब है नहीं कि रुपया पैसा देना होता है, अपने भाव देने होते हैं, अपना समर्पण देना होता है, और समाज के लिए कार्य देना होता है, है। और रोजी रोटी की भी व्यवस्था करनी थी। जी 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 तो ये महसूस हुआ कि इसके साथ ही दोनों चीज हो सकती है, जी इसलिए भाव उत्पन्न हुआ। और इस तरीके से हम मतलब मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि यार मैं अगर वकालत के पेशे में चला जाऊंगा जी तो समाज का भी काम करता रहूंगा, संघ से भी नहीं दूर होऊंगा। जी 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 ये मन में विचार आने के उपरांत ही फिर हम जो है अपने इस वकालत के पेशे को अपनाया और लॉ किया। लॉ करने के बाद निरंतर प्रयत्न करता रहा और अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देता रहा, बाकी समय संघ को देता रहा, जी जी। और उसका देने का परिणाम ये है कि आज आपके सामने हूं मैं। अच्छा, ये वकालत में लगभग कितने साल हो गए आपको लगभग इस लगभग प्रोफेशन में? मुझको 25 साल हो गए वकालत करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई एक घटना, कोई एक केस जो आपकी लाइफ का प्रमुख हो? आप किस तरीके का कोई भी केस? एक विशेष जो आपका, आपने जीवन के एक विशेष पहलू हो वकालत का। देखिए, वकालत में तो ऐसे तो बहुत से काम करे हैं, जी समाज के लिए बहुत से ऐसे काम करे जी हैं जो समाज में प्रेरणा का जी स्रोत बने हैं। जी लेकिन फिर भी दो घटनाएं एक ऐसी थी जो बहुत ही गरीब परिवारों की थी, जी और उनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं था। शायद उस समय अगर ईश्वर की शक्ति नहीं मिलती जी और ये संघ की शिक्षा नहीं होती तो शायद मैं उसमें उनकी मदद भी नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेरणा तो वही थी, शिक्षा वही थी कि सबके प्रति जो है मदद का भाव रहा। और एक घटना थी, एक महिला थी, लड़की थी, और उसने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया था, घर वाले नहीं तैयार थे, जी दूसरे समुदाय से लोग थे वो। तो फिर अब वो उसको जो है वो लोग जो है किसी भी हालत में जीवित नहीं रखना चाहते थे, अच्छा इतना विरोध हो गया था उनका। जी तभी मेरे पास ये मामला आया। मैंने उसको उसकी स्त्री की भावनाओं को देखते हुए, उसको देखते हुए, और सबसे बड़ी बात थी कि वो गर्भवती भी हो थी उस समय, और अगर उसको कुछ हो जाता जी और मेरे पास से आके लौट जाती तो हमको बहुत दुख होता। जी फिर हमने जो है अपने आत्मा को, मन को, अपने विचारों को संकलित करके उस काम को किया। उस काम को करने के बाद जो है बहुत विरोध का मुझको सामना करना पड़ा, लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि हमले तक करे। फिर मैंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण में जानने के बाद माननीय हाई कोर्ट से एक आदेश लाया। जी हाई कोर्ट ने हमारी बात को माना, जी और मानने के बाद कानपुर न्यायालय से भी हमको जो है डायरेक्शन हुआ हाई कोर्ट से कि कानपुर न्यायालय ने हमको संरक्षण प्रदान करा और उस विवाह को संपन्न कराया। और वो दोनों परिवार, बच्चे सहित सब पूरा परिवार सकुशल इस समय वर्तमान में रह रहा। इससे ज्यादा खुशी मेरे जीवन में नहीं हो सकती। और मेरा ये केस पेपर में भी आया था, जी और जिसमें ये लिखा था कि वफा पे नहीं चली कोई दफा, जी जी, क्या बात है। ये उसका टाइटल था। जी और उस समय वो पेपर भी मेरे पास अभी भी रखा है। जी तो ये मेरे जीवन में जब ये पहला केस हमने किया, ये मुझको बड़ी सुख की अनुभूति हुई कि आज मैं पहली बार किसी के काम आया, किसी का घर बसाने में मैं जी, सफल रहा। बहुत 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 बड़ा काम होता है जी। एक ये इसी केवल संघ के लोग ही कर सकते हैं। हाँ एक और इसी तरीके की घटना मुझको याद आ रही जी है, अभी हाल ही की है। एक स्त्री थी, विवाहित थी, जी पिता खत्म हो गया था, जी उसकी नीयत खराब हो गई थी। जी बच्ची की शादी वो नहीं करना चाहता था स्टेप, जी और वो उसको संग बदनीयती उसके मन में विचार आ गई थी, क्या भावना है क्या नहीं है। वो बच्ची भाग करके जहाँ जी उसकी शादी तय हुई वहीं चली गई। अच्छा अच्छा जी
क्योंकि स्टेप फादर था तो उसने पूरे परिवार को अपने कस्टडी में ले रखा था। जैसे जैसा उसने चाहा वैसा किया। एक झूठी रिपोर्ट उसके पति के खिलाफ, जिससे उसका विवाह होना था, उसके अच्छा अच्छा खिलाफ अच्छा। लिखा दी कि मेरी जी पुत्री को, नाबालिग पुत्री को भगा ले गया और ये और जबरदस्ती शादी कर ली, ये कर दिया, रेप किया, फलाना किया, ढिमाका किया, जो है अनैतिक व्यवहार अनैतिक। जी किया। तो उसमें रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद उसका पूरा परिवार बेचारे का जेल में रहा। जी काफी समय भटकता रहा। फिर मेरे पास किसी तरीके से मामला आया, फिर मैंने उस मामले को किया। मामले को करने के बाद मैंने पूरी स्थिति को अवगत हुआ उससे, जी उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद सारे निष्कर्ष पे पहुंचा। मैंने कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को रखा। जी और तब तक उसके 4 बच्चे भी हो चुके थे, उन पति पत्नी के। कोर्ट ने हमारी बात को माना और उनको मुक्त किया, सारे परिवार को मुक्त किया। एक ही महीने इस तरीके का मुकदमा किया। आज वो परिवार सकुशल है, 4 बच्चे हैं, पल रहे, खुश रहे। ये मेरे जीवन का, ये ऐसे लोग थे, कभी कभी इनके पास पैसा भी नहीं होता था, जी तो मुझको अपने जेब से भी उनको किराया वाला, बच्चों को देना खाने पड़ता का, था। ये सब व्यवस्था करनी पड़ती थी। और आज भी वो सब जो है आते हैं तो बड़े प्रेम आदर भाव से आते हैं। ये कुछ चीजें जीवन में ऐसी घटित हुई जो हमारे लिए जीवन भर रहेंगी। ये काम हमने किया। बाकी तो इस तरीके से हजारों काम करे। 20-25 साल का कैरियर है। अब तो गिनती बहुत लंबी, कहाँ तक गिनाएंगे, पूरा समय इसी में चला जाएगा। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम तो बहुत अच्छे काम है और वास्तव में एक समाज सेवी जो हृदय से हो वही ये काम कर सकता है। जी जी। अच्छा एक बात और कि ये सहकारिता लाइन में आपने कैसे आपने सहकारिता को कैसे ज्वाइन किया? देखिए सहकारिता, चूंकि अब आपको, आपने पहले ही हमारा परिचय दिया है ये कहते हुए जी कि हम लोग संघ के लोग हैं, जी संघ की विचारधारा के लोग हैं, जी है ना। संघ का मतलब ये होता है कि संघ का एक विस्तृत व्यापक स्वरूप है। जी उसको एक्सप्लेन तो हम लोग शब्दों में नहीं कर जी सकते हैं, है ना। और उसकी विचारधारा बहुत ही सुंदर है ना। तो ऐसे संगठन से हम लोगों का जन्म हुआ है, ऐसी विचारधारा से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है और यही हम लोगों ने देखा है। तो मन में कूट कूट करके समरसता की भावना, लोगों का हित करने की भावना मन में सदैव रही है, जी आज भी है और मरते समय तक भी रहेगी। अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर किसी के काम आ जाए तो वो कर सके। जी सहकारिता भी यही इसी तरीके के अब आरएसएस का प्रकल्प है। तो इसमें रहते हुए इस प्रकल्प में आने का भाव हमारा यही था जी कि मैं और कैसे लोगों के बीच में जा सकूं, ऐसे लोगों के बीच में जा सकूं कि उनकी अनेक प्रकार से मदद कर सकूं, आर्थिक मदद कर सकूं, सामाजिक मदद कर सकूं, उनकी मानसिक मदद कर सकूं, व्यवहारिक मदद कर सकूं। इस तरीके के तमाम प्रकार की जो है, जो भी मन में विचार थे, जिस तरीके से उनका सहयोग कर सकता हूं वो कर सकूं। जी इसी नाते तब तक इस संगठन में हमारा जो है हमको जो है आने का अवसर मिला, जो मैं आज आपके सामने इसमें काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी आप तो जानते हो, कई बार जी इसमें इस विषय में लगभग चर्चा कितना हो समय जाती। हो गया सहकारिता में आपको? देखिए सहकारिता कोई अलग संगठन नहीं है। जी मैंने बताया जी हमारा एक संघ का ही अनुसांगिक संगठन है। अच्छा जी हम लोग तो संघ में काम कर ही रहे थे। जी ये हमारे अनुसांगिक संगठन है। इसमें हम लोगों को जी अपने कार्य पद्धति के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर जी इसमें जोड़ लिया जाता है। जी 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 आप इस संगठन में, आप इस संगठन को देख लीजिए, आप अब इस संगठन को देख लीजिए, आप इस संगठन को देख लीजिए। तो वैसे तो हमारी संघ आयु बहुत है, जी 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 लेकिन अगर संगठन की दृष्टि से अगर आप बात कर रहे हैं जी तो करीब लगभग 5 वर्ष से मैं इस संगठन में जी हूँ। पहले पहले महानगर मंत्री था जी और संगठन ने हमारी कार्यशैली और कार्यकुशलता को देखते हुए जी और जो उन्होंने उचित समझा, तो आज हमको महानगर का दायित्व दिया हुआ है, जी जिसको मैं बहुत ही निष्ठापूर्वक करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और जब तक संगठन जो है इस योग हमको समझेगा, मैं बराबर इसी तरीके से संगठन के लिए समर्पित हूँ। ये अच्छा हमारा जैसे भाव है। जी अच्छा जैसे ये आप महानगर अध्यक्ष के रूप में आप जैसे आपका क्या संकल्प है सहकारिता के लिए कि हमें कौन से मुख्य कार्य करने हैं एज ए महानगर अध्यक्ष? जी देखिए, सहकार भारती के तहत जी
अनेकों ऐसे कार्य हैं जिसमें सबसे मुख्य बात है, समाज है आराध्य हमारा, है? समाज ही हमारी साथ में। तो ये हमारा जो है वाक्य है, जिसके तहत हम लोग जो है अपनी भावनाओं के लेकर के इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें अनेक ऐसी गतिविधियां हैं जो समाज से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम सुचारू रूप से करने का प्रयत्न कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें जिले से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो है कार्यकारिणियां बनी हुई हैं। और प्रत्येक जिले स्तर पर समाज में, जैसे निम्न का मतलब जो आर्थिक रूप से निम्न लोग हैं, कमजोर है कमजोर लोग हैं, उनके बीच में जाना, उनकी मदद का भाव लेकर के जाना, उनको एकत्रित करना और उनको दिशा निर्देश के तहत एक रास्ते बताना कि आपको अगर ऐसे कर लेते। सहकारिता का मतलब ही ये है कि हम सब मिलकर के आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। उनको ये भावना उनके मन में पैदा करते हैं कि आप सब अगर जब एक होंगे तभी एक दूसरे की हम सब मदद कर सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे एनजीओस बनाना, सहकारी समितियां बनाना और SHG स्वयं सहायता समूह बनाना। जैसे कि स्वयं सहायता समूह का एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे महिलाएं हैं, पिछली करीब निर्बल, धन से अभावग्रस्त हैं, उनके बीच में जा करके उनको एकत्रित करना, संकलित करना, उनको बताना कि देखिए हम किसी राष्ट्रीय संगठन से नहीं आए हुए हैं, हम सरकार की तरफ से नहीं आए हुए हैं, हम एक संगठन हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम आपकी हर प्रकार की जो सामाजिक सहायता है इस अपने संगठन के माध्यम से, जो हमारे संगठन के उद्देश्य हैं, उनके तहत हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और आप हमारी बातों को अनुसरण करिए। और हम लोग फिर उनके बीच में छोटे छोटे संगठन बनवाते हैं। जैसे 10 महिलाओं को एकत्रित किया, उन 10 महिलाओं को बताया कि आपको ये काम करना है, संगठन बनाइए, छोटे छोटे काम करिए। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे घरेलू काम होते हैं। अब वो सब घरेलू काम 10 महिलाएं मिलकर, अब उसमें कुछ लागत भी लगती है, तो उनसे परिस्थितियों, बस जिसकी स्थिति जैसी है, 1500 रुपए अपना इकट्ठा करे। तो उनके जब 10 लोग इकट्ठा हो गए तो 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए। उसमें हम लोगों ने अभी व्यक्तिगत रूप से सहायता करी, उनको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, उनकी हर प्रकार का सहयोग किया। जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ उसका, एनजीओ का, उनका स्वयं सहायता समितियों का वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। और उसके बाद उनसे कहा कि एक प्रोडक्ट आप बनाइए, घरेलू प्रोडक्ट। उसमें एक उनका हेड बनाया, फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराया। तो रजिस्ट्रेशन होने में ये होता है कि जो 10 महिलाओं में एक महिला उसकी हेड हो जाती है, उसके नाम खाता खुल जाता है। उसमें जितना पैसा वो कलेक्ट करती है उतना पैसा सरकार भी देती है, यानी 10,000 कम से कम 10,000 होना चाहिए। 10,000 और आ जाता है तो 20,000 उनकी राशि हो जाती है। फिर वो 20,000 से अपना व्यापार शुरू कर देती है। जहाँ कुछ नहीं था, एक संगठन आया, संगठन ने मतलब सहकारिता की भावना आ गई ना वहां पर। तो जब सहयोग हुआ तो एक उन्होंने काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो स्वावलंबी बनती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं, है ना। तो ये सब चीजें उनके अंदर एक जागृत होती है, हौसला बढ़ने लगता है, जिसमें हम सब लोग, समाज के लोग खड़े होकर के उनका सहयोग करते हैं, ताकि जो है हम समाज को कुछ संबल प्रदान कर सकें और समाज की स्थिति हमारे द्वारा किसी दृढ़ता के साथ, मतलब एक ऐसी भूमिका में आ सके जिससे कि हमारा समाज हंसता खिलखिलाता हमको प्राप्त हो। ये हमारी भावना, यही है सहकारिता का उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जो है और कार्य हो रहे हैं विस्तृत रूप से। अब तो ये तो पूरे राष्ट्र में कार्य कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेशों की कार्यकारिणी है, 26 प्रदेशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम जो है 500-600 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, SHG बने हुए हैं जिनको स्वयं सहायता समूह कह रहे हैं, और सहकारी समितियां बनी हुई हैं। सहकारी समितियों के बारे में भी एक विस्तार का विषय है बहुत। आप आगे समय देंगे तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो है
अभी तो और जो चर्चाएं हैं उन पर हो जाए चर्चा, इसके जी, अलावा जी, जो जी, है। जी, जी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक एक मैसेज, जैसे समाज को आज के समय में अगर देखें तो ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूल हैं जी और वो कॉन्वेंट स्कूल बौद्धिक शिक्षा ना दे करके जी वो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं जी और उनका उद्देश्य होता है कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा जी लोग, जैसे कि आजकल व्यावसायिक शिक्षा में एमबीए या टेक्निकल इस तरह की बात की शिक्षा एजुकेशन देते हैं। जी तो आप जो हमारा ये युवा तैयार हो रहा है या ये जी जो युवा है वर्तमान में जी और आगे तैयार हो रहा है, जी। इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए, बौद्धिक शिक्षा को लेते हुए? बौद्धिक शिक्षा जो आपने एक विषय दिया है जी, कि जो आजकल जो प्रोफेशनल एजुकेशन, जी, बौद्धिक शिक्षा से तात्पर्य आपका शायद इसी से चरित्र है। निर्माण। जी, चरित्र चरित्र नहीं, एक सब्जेक्ट अभी आपका था हाँ, ना कि हाँ, प्रोफेशनल एजुकेशन जो जी, दे रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक और बौद्धिक, वो हाँ बौद्धिक जी ना दे करके, जी जी जैसे पहले बौद्धिक शिक्षा को प्रमुखता में रखा जाता था, जी जी जी। जिसमें चरित्र निर्माण होता था और व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता था। लेकिन हाँ आज व्यावसायिक शिक्षा में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो एजुकेशनल, जो आज व्यावसायिक एजुकेशनल जो चल रही है कॉन्वेंट स्कूल्स में, तो ऐसे जो युवा या तो तैयार हो रहे हैं, जो युवा ऑलरेडी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसीलिए यहीं से लेता हूँ, जी, व्यावसायिक शिक्षा एक बहुत उत्तम शिक्षा है जी, समय की मांग के अनुसार। जी, देखिए, व्यावसायिक शिक्षा अगर आज के समय में हमको समय के अनुसार चलना चाहिए। जी, व्यावसायिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, जी, परंतु उसके साथ ही चरित्र निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। जी, कोई भी व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जी, जब उसका चरित्र उत्तम होगा, जी, और चरित्र निर्माण अगर नहीं होगा तो व्यवसाय भी वो उतनी उत्तमता से नहीं कर सकता है। तो चरित्र निर्माण के साथ व्यावसायिक शिक्षा का अगर समावेश किया जाएगा तो इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे हमारे। इसलिए आज के जो परिवेश है और शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी जो हैं आजकल, जो इस समय वर्तमान में इस शिक्षा पद्धति में जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि शिक्षा जितनी उत्तम हो बहुत अच्छा है, लेकिन चरित्र निर्माण भी उतना ही अनुकूल होना चाहिए। तभी जो है हर व्यवसाय को तभी गति दी जा सकती है कि जब आपके अंदर 5 चीजें चरित्र निर्माण के तहत समावेशित होंगी: कुटुंब प्रबोधन, जी, पर्यावरण, जी, स्व का बोध यानी स्वदेशी, और नागरिक कर्तव्य। जी, ये हमारे चरित्र निर्माण के मुख्य बिंदु हैं, जी, इनकी भी उतनी आवश्यकता है। जी, तो मैं सारे विद्यार्थियों को और सबको ये आपके इस चैनल के माध्यम से जी, कहना चाहता हूँ, ये 5 बिंदु जरूर अपनाएं ताकि हम समाज को एक संबल प्रदान कर सकें और मजबूती प्रदान कर सकें, और शिक्षा जो है भी उतनी आवश्यक है, वो अपनी रुचि के अनुसार वो ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दीपेन जी ने आज बहुत राष्ट्र निर्माण से लेकर के समाज निर्माण, व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण के विषय में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई, जानकारियाँ दी। हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर, हमारी युवा पीढ़ी आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।